बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 7 ब्रांच अकाउंट स्टार्ट किया है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 6 करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और थोड़ी सी ट्रिकी भी है। आपने इस प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझना, मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ कुछ वर्डिंग इस तरह की है कि आप स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम जो है ना बड़ी टफ लगती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्वेश्चन की रीडिंग करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ना कुछ बातें कहनी है। क्या कि जब भी ब्रांच अकाउंट को आपने सोल्व करना है, चाहे वैसे सोल्व करें इस चैप्टर को, चाहे पेपर के अंदर इसको सोल्व करें, तो आपने अपने आप को हमेशा हेड ऑफिस समझना है और ये तसव्वुर करना है, ये कंसीडर करना है कि जैसे बाकी ब्रांच जो है वो आपके अंडर है। यानी कि आप फॉर एग्जांपल मियां आमर हो और आपके अंडर जो है वो जितने भी पंजाब कॉलेजेस की ब्रांचेस हैं वो आपके अंडर हैं, और आप किसी एक ख़ास ब्रांच के अंदर ये देखना चाह रहे हो कि मुझे इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है 1 साल के अंदर। तो एक तो चीज़ आपने अपने माइंड में ये रखनी है। दूसरी, जब भी ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन करना है तो आप जो अकाउंट बनाओगे ना ब्रांच अकाउंट, उसमें कुछ चीज़ें डेबिट करनी होती हैं, कुछ चीज़ें क्रेडिट करनी होती हैं। तो डेबिट आपने हमेशा एक्सपेंसेस को और एसेट्स को करना है, और क्रेडिट आपने हमेशा इनकम्स को और लाइबिलिटीज को क्रेडिट करना है। ठीक हो गया। और आपने ये अपने माइंड में रखना है कि ये ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रांच अकाउंट तमाम एक्सपेंडिचर और तमाम इनकम्स जो हैं वो तमाम के तमाम हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर हैं। तो हेड ऑफिस उनको बियर कर रहा है, दे रहा है, अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर इनकम है तो उसकी डायरेक्ट जो है ना इनकम वो ब्रांच किसको शिफ्ट कर रही है, वो हेड ऑफिस के अकाउंट में जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें आपने अपने माइंड में रखना है इस क्वेश्चन की रीडिंग करने से पहले। ओवरऑल भी ब्रांच अकाउंट जब भी आपने करना है, इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। अब हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 है, द हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इनवाइसेस गुड्स टू इट्स जेहलम ब्रांच एट कॉस्ट, who also purchases its goods independently from local party। इस बात का मतलब समझिएगा। यहाँ तक आपने जो हेड ऑफिस है ना, आपने आपको हेड ऑफिस कंसीडर कर लिया ना, आपने आपकी एक जेहलम के अंदर ब्रांच है, तो उस जेहलम ब्रांच को आपने ये कहा हुआ है, यानी कि हेड ऑफिस ने ये कहा हुआ है कि आप ना जब भी चीज़ें या गुड्स आपने परचेज कर रही हो ना, किसी भी इंडिपेंडेंटली पर्सन से आप परचेज कर सकते हो। हाँ, आपके आपके बिहाफ पर हम पैसे देंगे या आप खुद पैसे देंगे, वो चीज़ हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, फॉर विच पेमेंट मेड बाय द हेड ऑफिस all the payment collected by the all the cash collected by the branch is banked on same date to the credit of head office and all expenses were paid by the head office except for a petty cash account maintained by the branch for which periodical transfer made by the head office। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात को समझिए। ऊपर उसने ये कहा हुआ था, जहाँ तक मैंने ना देखो आपको रोक के बात की कि वो जो है ना जेहलम ब्रांच हेड ऑफिस ने उसको कहा कि आप इंडिपेंडेंटली किसी भी पर्सन से चीज़ें साल के अंदर जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप ख़रीद लेना, और पैसा क्या ब्रांच देगी या हेड ऑफिस देगी, यही बात उसने इतने बड़े पैरे में उसने डिस्कस की। उसने कहा जितने भी एक्सपेंडिचर है ना, चाहे ये जेहलम ब्रांच खुद से चीज़ें खरीद ले, चाहे हेड ऑफिस इसको खुद चीज़ें परचेज करके सेंड कर दे, तो तमाम के तमाम एक्सपेंडिचर भी हेड ऑफिस ही बियर करेगा और तमाम की तमाम इनकम्स भी हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र की जाएंगी। बात को आप अंडरस्टैंड करके, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी ये लिखा होगा, इस स्टेटमेंट से ये मुराद है कि कहीं पर भी लिखा है कि ब्रांच ने ये चीज़ें इंडिपेंडेंटली या डायरेक्टली किसी कस्टमर से या किसी भी पर्सन से चीज़ें परचेज कर ली हैं, तो याद रखना उसको आप रिकॉर्ड करोगे ब्रांच अकाउंट बनाते वक्त। क्यों सर, आपने तो कहा था ब्रांच अकाउंट जब भी आपने बनाना है हेड ऑफिस अपने खर्चे सिर्फ देखेगा। तो ये तो ब्रांच ने खुद से खर्चा किया हुआ है, इंडिपेंडेंटली उसने किसी
किसी भी पर्सन से डायरेक्ट चीज़ें खरीद ली हैं, तो उस क्वेश्चन में उसने यही कहा है कि अगर वो इंडिपेंडेंटली किसी भी पर्सन से चीज़ें खरीद लेता है, तो उसकी पेमेंट, उसका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? हेड ऑफिस बर्दाश्त करेगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आगे देखें, लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आपने प्रिपेयर करना है ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, और आपने ये डेट क्या है 31 दिसंबर 2017, यानी कि आपने ना हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो नीचे अब ज़रा हम ना आइटम्स देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें डेबिट होंगी, कौन कौन सी चीज़ें क्रेडिट होंगी। पार्टिकुलर में पहली चीज़ लिखी हुई है इम्प्रेस्ड कैश, 1/1/2017, 1000 ओपनिंग, ये है आपका कैश, ये इसको कहते क्या है, ये जी आपका पीटी कैश है। इम्प्रेस्ड कैश मतलब पीटी कैश, ठीक है, उसका दूसरा नेम आया हुआ है। तो ओपनिंग है, आप डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, आपको पता है ओपनिंग चीज़ एसेट होती है, तो वो हमेशा हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। और फिर आगे लिखा हुआ है इम्प्रेस्ड कैश क्लोजिंग 31/12/2017 1850, तो इसकी अमाउंट आप कहाँ पर लिखोगे? क्रेडिट साइड पर लिखोगे जब आप ब्रांच अकाउंट बनाओगे। अच्छा देखें, नेक्स्ट आइटम आपकी डेटर्स हैं आपके पास ओपनिंग 1/1/2017 कितने हैं? 25,000। अच्छा, वो ऊपर जो मैंने ओपनिंग आपके पास इम्प्रेस्ड कैश बोला ना, उसके अमाउंट में गलती से 1000 कह गया, वो 2000 ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये मत समझिएगा कि सर की बुक कोई और है। ओके, तो अब देखें, ये आपके पास ओपनिंग डेटर्स आ गए। अच्छा, आगे दिया हुआ है आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना? वो आपको उसने दो तरह से दिया हुआ है, एक उसने कहा कि ट्रांसफ़र फॉर हेड ऑफिस, वो आपके पास है 20,000, और एक डायरेक्ट परचेज़ किया है, अमाउंट है आपके पास है 16,000। अब ये क्या है सर? सर ओपनिंग स्टॉक है कितना, ये तो बता दें, 20,000 है या 16,000 है? तो उसने आपको कहा था ना कि जब भी वो ब्रांच खुद से भी कोई चीज़ें परचेज़ कर सकते, तो डायरेक्टली परचेज़ का ये मतलब है कि साल के अंदर किसी भी दिन ना वो मेंशन नहीं किया, तो इससे ब्रांच ने ना, जेहलम ब्रांच ने खुद से भी चीज़ें परचेज़ की हुई हैं, यानी कि स्टॉक खुद से भी परचेज़ किया हुआ है, तो उसकी भी पेमेंट हेड ऑफिस ने ही करनी थी। अगर तो वो ना बताता, तो हमने डायरेक्टली परचेज़ वाले कांसेप्ट को ख़त्म कर देना था, ये हमने कभी लिखना ही नहीं था ब्रांच अकाउंट बनाते वक़्त। इस क्वेश्चन में हमें लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा ओपनिंग स्टॉक जो ओवरऑल है ना, वो 20,000 और 16,000, तो ये हो जाएगा 36,000, ऐड करके हम इसको लिखेंगे वहाँ पर ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में। अब नेक्स्ट देखें, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक 4,000। अब ये आप कहाँ पर लिखेंगे? इसकी आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? ये कहीं पर भी नहीं आएगा, ब्रांच अकाउंट में भी नहीं आएगा, और फॉर एग्जांपल अगर हमने डेटर अकाउंट बनाना है, तो वहाँ पर भी ये नहीं आएगा। डेटर अकाउंट क्यों बनाना है स्टूडेंट्स? आपको आपने देखा नहीं है, आपके पास ओपनिंग पीटी कैश है, क्लोजिंग पीटी कैश है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक अभी ये नीचे आने लगा है, ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर वो देखना देगा ही नहीं आपको, तो यहाँ पर आपको डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये शॉर्टेज ऑफ स्टॉक जो है ना, ये वहां पर भी नहीं आएगा, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज या कमी थी, तो कमी को क्या रिकॉर्ड करें? कमी कमी जब उसने माल परचेज कर लिया होगा, तब उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे ना। अब आगे आप ना नेक्स्ट देखें, कैश सेल कितनी है? 45,000 है। तो कैश सेल का मतलब होता है ये इनकम है किसकी? हेड ऑफिस की। हेड ऑफिस को इनकम गई है, तो ये क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की जाएगी। क्रेडिट सेल है 1,30,000, तो ये क्रेडिट सेल जो है ना, वो ब्रांच अकाउंट में तो नहीं होती कभी भी इंक्लूड। इसको हाँ, इसको जब डेटर अकाउंट बनाया जाता है उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो डेटर अकाउंट हमें अभी तक की इंफॉर्मेशन के लिहाज से हमें डेटर अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग डेटर हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट परचेज। तो डायरेक्ट परचेज इसने ब्रांच ने किया कितनी? 45,000। फिर उसके आगे देखें, 31 दिसंबर 2017 को स्टॉक मौजूद है इसके पास, इस ब्रांच के पास 15,000, जो कि ट्रांसफर हुआ है हेड ऑफिस से। ओके, और उसके बाद डायरेक्ट परचेज किया गया है 12,000 का। तो ये भी क्लोजिंग स्टॉक देखो इस तरह दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्टली भी परचेज किया है और हेड ऑफिस को भी ट्रांसफर हुआ है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, ये हमेशा हेड ऑफिस जो है ना, उसकी ये इनकम साइड पर रिकॉर्ड होता है जब भी हेड ऑफिस ना इस जेहलम ब्रांच का ब्रांच अकाउंट बनाएगा। तो ये 15,000 और 12,000 ये आपके पास आई थिंक सो 27,000 ये टोटल ऐड करके आ जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखें, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 3,000, और है गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस 50,000। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच तो आएगा ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर जो है ना, ये नहीं यहाँ पर आएगा। रिटर्न चीज़ें रिटर्न किया कस्टमर ने, तो वो हम डेटर अकाउंट में उसको शिफ्ट करेंगे, यानी कि रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र फ्रॉम एचओ, यानी कि हेड ऑफिस एज ए पीटी एक्सपेंसेस कितना? 2500, एंड बैड डेट्स आपके पास दिए हुए हैं 1000।
तो ये जो ट्रांसफ़र किया है पैसा हेड ऑफ़िस ने कि भाई पीटी एक्सपेंसेस कर लो, तो ये तो हम पीछे वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ के आते रहे हैं कि पीटी एक्सपेंसेस जो हैं वो पेड किए जाएँगे हेड ऑफ़िस की तरफ से, तो ये खर्चा है, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। बैड डेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा डेटर अकाउंट में। नेक्स्ट आ गया है डिस्काउंट 2000 और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कितना 1,25,000। तो डिस्काउंट तो आएगा डेटर अकाउंट जब बनाएंगे उसके अंदर, और कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ये आएगा किसमें, इस ब्रांच अकाउंट के अंदर आएगा क्रेडिट साइड पर। क्यों सर? सर वहां पर तो आता था कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो डेटर हो कस्टमर हो एक ही बात होती है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर हो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर हो एक ही बात है। याद है ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें नहीं था दिया हुआ, तो हमने फिर उस सिचुएशन में हमने मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाया था। तो इस क्वेश्चन में हमें ये तो दिया हुआ है लेकिन क्लोजिंग डेटर अभी तक नहीं दिया हुआ, तो फिर भी हमें डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा अभी तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट देखें ब्रांच एक्सपेंसेस 30,000, और उसके बाद आपको दिया हुआ है कि फायर एक्सीडेंट यानी कि कोई आग लगी है ब्रांच के अंदर और 600 की चीज़ें जो है ना वो जल गई हैं, तो उसमें से 500 रुपया रिकवर हो चुका है और इसका मतलब है रिमेनिंग 100 रिकवर नहीं हुआ, तो ये है एबनॉर्मल लॉस। सर कैसे पता चला ये एबनॉर्मल लॉस है? याद रखो ऐसा लॉस जो बार बार नहीं होता, जो हर रोज नहीं होता, कभी कभार होता है। जैसे किसी कंपनी में आग लग जाए, ब्रांच में आग लग जाए, तो हर रोज तो नहीं ना आग लग के चीजें जल जाती, कभी कभी होता है ना, तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस, और इसको हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, इसको हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है। रिमेनिंग अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि आपको पता है चीजों की इंश्योरेंस करवाई हुई होती है, तो इंश्योरेंस करवाई है ना, 500 रिसीव हो चुका है, 100 रिसीव नहीं हुआ, तो हम 100 से अब नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन तो ये मतलब स्टेटमेंट हम जो बोल रहे थे क्वेश्चन की, ये तो कंप्लीट हो चुका। हमने बनाना क्या-क्या है? देखो हमने बनाना है ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस, लेकिन हमें डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मैं आपको ऊपर से कहता आ रहा था ना, हम देखते हैं डेटर अकाउंट हमें एंड पर जाकर कहीं दिया हुआ है क्लोजिंग डेटर्स के, नहीं तो उसने नहीं दिए। ओपनिंग डेटर्स दिए, क्लोजिंग नहीं दिए, तो हमें डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ जल्दी से चलते हैं और इस क्वेश्चन की अब जल्दी से हम ना इसकी सॉल्यूशन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम आगे हैं अपने सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन आप कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सेम टू सेम पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह, इन दी बुक ऑफ हेड ऑफिस जेहलम ब्रांच अकाउंट, डेट, फिर उसके बाद रेफरेंस, रुपीज, फिर डेट, फिर रेफरेंस, फिर रुपीज। आपकी स्क्रीन पर जो लेफ्ट साइड के अंदर आपको 3 कॉलम नजर आ रहे हैं वो डेबिट साइड है, राइट साइड के अंदर जो 3 कॉलम आपको शो हो रहे हैं वो क्रेडिट साइड है। अब सबसे पहले आप डेबिट साइड पर चीजें लिखेंगे, तो ओपनिंग चीज़ें लिखें और लिखें एक्सपेंसेस, तो आपकी डेबिट साइड क्लियर हो जाएगी। पहले डेट देते हैं फर्स्ट फर्स्ट 2010। अब 2010 की जगह ना आपने 2017 लिख लेना, मिस्टेक होगी, आपने 2017 लिख लेना है। आगे क्या जी? बैलेंस बी ओवर डी, ये आपने लिखना है लाजमी लफ्ज। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि ये आप ओपनिंग चीज़ों के लिए कह रहे हैं ना कि ओपनिंग मेरे पास ये चीज़ें मौजूद थी, तो बैलेंस बी ओवर डी इसके अंदर पहले आया पिटी कैश, यानी कि जिसको इस क्वेश्चन में कहा हुआ था इम्प्रेस्ड कैश, वो आपके पास कितना था? इम्प्रेस्ड कैश की जो अमाउंट थी 2000, उसको हमने लिख दिया बाहर। फिर उसके बाद आया सन्ड्री डेटर्स, उसकी अमाउंट कितनी थी? 25,000, वो आपने ऐसे ही बाहर लिख दिया। ओके, फिर उसके बाद आया था ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक उसने दो तरह से दिया था, एक था ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस 20,000 और एक दिया हुआ था डायरेक्टली परचेज, वो था 16,000। तो दोनों को ऐड कर लें, 36,000 आप बाहर लिख देंगे। फिर इसके बाद डेट आएगी 31 दिसंबर 2010। 2010 की जगह आप 2017 लिखेंगे। इसमें बैंक अकाउंट, अब बैंक के खाते से ना, बैंक के अकाउंट से, इस हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट से कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं। ठीक है जी, ऊपर एसेट्स आपने रिकॉर्ड किए हैं, अब एक्सपेंसेस हुए हैं। क्या एक्सपेंसेस हुए हैं जी? डायरेक्टली परचेज, ये ब्रांच ने जो चीजें डायरेक्ट परचेज की थी 45,000, ये हमने बाहर लिख दिया। सर डायरेक्टली चीज परचेज की जाए ना, वो नहीं हम ब्रांच अकाउंट में लिखते भाई, इस क्वेश्चन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस ने कहा था तुझे इजाजत है, इंडिपेंडेंट है, तू जिस मर्जी बंदे से डायरेक्ट चीजें परचेज कर ले, उसके बदले में पेमेंट हम करेंगे, खर्चा हम बर्दाश्त करेंगे। आगे देखें, ब्रांच ने एक्सपेंसेस किए थे, ब्रांच एक्सपेंसेस हुए थे 30,000 के, बाहर अमाउंट लिखती। फिर कुछ एक्सपेंसेस किए थे एज अ पिटी कैश एक्सपेंसेस, वो आप मैंने देखो पिटी कैश लिख दिया, एक्सपेंसेस आपको मिल जाएगा वर्ड, क्वेश्चन के अंदर गौर करेंगे ना, उसकी अमाउंट थी 2500। ओके,
आपने इसको भी लिख दिया। नेक्स्ट आपका कौन सा खर्चा आएगा इस हेड ऑफिस का, आप मींस हेड ऑफिस, आप अपने आप को हेड ऑफिस कंसीडर कर लो। तो हेड ऑफिस का नेक्स्ट कौन सा खर्चा आया, गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, चीजें बेची हैं भेजी हैं इस ब्रांच को पूरे साल के अंदर 50,000 की, तो वो रिकॉर्ड कर दिया। नीचे जर्नल प्रॉफिट आया, उसको छोड़ें, वो कैसे आया, वो अभी हमारी क्रेडिट साइड की चीजें रहती हैं, तो क्रेडिट साइड की तरफ अब हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अब क्रेडिट साइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो क्रेडिट साइड पे सबसे पहले आप डेट देंगे क्या, 31 दिसंबर 2010, 2010 की जगह काइंडली आप 2017 कर लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, बैंक, बैंक में कुछ पैसे भी तो आए हैं ना इस हेड ऑफिस को, कैसे, कैश सेल, कैश सेल इनकम है, इनकम को रिकॉर्ड किया 45,000 रुपीज के कॉलम में लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स या कस्टमर, याद है ना, उसने हमको दिया था कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कितनी अमाउंट थी, 1,25,000, हमने वो रुपीज के कॉलम में लिख दिया। फिर अच्छा, वो जो इंश्योरेंस थी करवाई थी, वो जो अबनॉर्मल लॉस हुआ 600 रुपीज की चीजें जो थी वो उनको आग लग गई, तो उसमें से 500 चीजों 500 रुपए तक की चीजें रिकवर हो गई थी ना, तो 500 रुपए का इंश्योरेंस वालों ने ना क्लेम यानी कि पैसा वापस कर दिया, तो उसको आप रिकॉर्ड करेंगे कितनी अमाउंट से, 500 से। फिर एबनॉर्मल लॉस बाकी रिमेनिंग 100 रुपीज भी यहाँ पर ही क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को मैं आपको गारंटी से कहता हूँ वो उनको नहीं पता होता एबनॉर्मल लॉस जो बाकी बचा है 100 रुपीज, उसको क्रेडिट साइड पर क्यों रिकॉर्ड किया जा रहा है, सिर्फ रटा लगाते हैं वो। मैं आपको बताऊं क्रेडिट साइड पर इसको क्यों रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट साइड पर हम क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं, इनकम और लायबिलिटी। तो एबनॉर्मल अभी 100 रुपया इस हेड ऑफिस ने इंश्योरेंस वालों से लेना है ना, तो अभी इसकी जिम्मेदारियां लेना, तो वो इसलिए उन्होंने लायबिलिटीज को अपनी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड की है। नेक्स्ट आगे देखें, कुछ है बैलेंस है सी ओवर डी, जैसे बैलेंस बी ओवर डी होता है, एसेट्स होते हैं, और कुछ अब क्लोजिंग एसेट्स हैं। क्लोजिंग एसेट्स आपको पता है वो हमेशा क्या होते हैं, वो क्रेडिट होते हैं। तो देखिए साल के एंड पर जो एसेट बचा वो था इंप्रेस्ड कैश यानी कि पीटी कैश है, क्लोजिंग कितना बचा 1850 रुपीज, आपने कहां पर लिख दिया, रुपीज के कॉलम में लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास है सन्ड्री डेटर, क्लोजिंग सन्ड्री डेटर, सर ये तो दिए नहीं थे हुए 24,000, कहां से लिख दिया आपने, भाई ये हमने दिए नहीं ना। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, ये हमने निकालने हैं, निकालने हैं। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी नहीं था दिया हुआ, तो तब भी हमने डेटर अकाउंट बनाया था ना, जी बिल्कुल बनाया था। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ना दिया हो या आपको क्लोजिंग डेटर ना दिया हो, आपने बनाना है, अपने माइंड में ये बात रखिएगा। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक उसने दिया हुआ था कितना, एक तो वो ट्रांसफर हुआ था हेड ऑफिस से 15,000 और दूसरा डायरेक्टली परचेज किया था 12,000, तो दोनों को जमा करके 27,000 बाहर आ गया। अब हमने इसका प्रॉफिट जो है वो अभी नहीं हमने देखना, यानी कि इनकम साइड को ऐड करके एक्सपेंस साइड लेस करके ये जो प्रॉफिट आया ये मैं आपको बताता हूँ कैसे आया, लेकिन पहले हम ये चीज देखते हैं कि ये जो डेटर अकाउंट बना है ना, जिसका क्लोजिंग डेटर हमारे पास 24,000 आए हैं, ये कैसे आए हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या बनाना है, आपने बनाना है डेटर अकाउंट। तो आप हेडिंग देंगे मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, वही सेम टू सेम जब हमने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर था ना, जब उसको निकालने के लिए हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 4 में, मैं बार बार बताता जा रहा हूं। तो मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, इसका इसकी फॉर्मेट क्या होगा, रेफरेंस रुपीज, रेफरेंस रुपीज, इसके अंदर डेट का कॉलम नहीं डालते, डेट का कॉलम नहीं डालते। तो डेबिट साइड पर देखें, सबसे पहले तो आप ओपनिंग डेटर की अमाउंट लिखेंगे। अच्छा, चाहे आप लफ्ज ओपनिंग डेटर लिख लें, चाहे आप ये लफ्ज लिख लें जैसे बैलेंस बी ओवर डी लिखा हुआ है 25,000, तो ओपनिंग डेटर का आप लफ्ज लिख लेना, तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर आप ये वर्ड भी यूज कर लें। फिर उसके बाद डेबिट साइड पर चीज रिकॉर्ड होगी क्रेडिट सेल, मैंने खाली सेल लिखा हुआ है, आप क्रेडिट सेल कंप्लीट लफ्ज लिख लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। कितनी अमाउंट थी उसकी, 1,30,000। तो डेबिट साइड पर ये दो चीजें ही मेमोरेंडम डेटर अकाउंट की आती हैं। जमा करें इसको तो 1,55,000 ये दोनों साइड्स पर आप लिख देंगे। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड छोटी ही आएगी, देखिएगा। अच्छा, क्रेडिट साइड पर आ जाए तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ बैंक, तो यहां पर बैंक 1,25,000। सर जी बैंक कौन सा था, वो तो था कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, या जिसको हमने लिखा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जो अभी हमने ब्रांच अकाउंट के अंदर भी उसको क्रेडिट साइड पर लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर के नेम से या कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर के नेम से। तो यहां पर भी आप वो
लफ्ज यूज कर सकते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, और अमाउंट डाल दें 1,25,000। बैंक इसलिए डाला क्योंकि बैंक में पैसे जाते हैं ना, तो बैंक का लफ्ज भी आप डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। उसके बाद बैड डेट्स इस तरफ रिकॉर्ड होंगे, कितने से 1,000 से, डिस्काउंट भी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा कितने से 2,000 से, और इसके अलावा वो जो रिटर्न की थी ना इस ब्रांच ने, कस्टमर ने जो चीजें इस ब्रांच को रिटर्न की थी 3,000 से, वो भी यहां पर ही निकलेगा। अब ना 1,55,000 जो डेबिट साइड पर मौजूद है ना, इसमें से माइनस करें 1,25,000, फिर माइनस करें 1,000, फिर माइनस करें 2,000, फिर माइनस करें 3,000, तो क्लोजिंग डेटर यानी कि बैलेंस सी बटा डी आपके पास आ जाएगा 24,000। चाहे आप बैलेंस सी बटा डी लिख दें, चाहे आप इसको क्लोजिंग डेटर्स लिख दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका डेटर अकाउंट बन गया। इस तरह आपका वो जो 24,000 था ना, जो अभी हमने क्लोजिंग डेटर के अंदर पढ़ा ब्रांच अकाउंट को बनाते वक्त, वो इस तरह निकला है। अब हम उस पिक्चर पर दोबारा चलते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना निकलेगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स, अब देखें हम दोबारा इस जो है ना अपने ब्रांच अकाउंट जहां पर हमने बनाया था वहां पर आ चुके हैं। अब यहां पर आपने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिए डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स कितने से 24,000 से। अब क्रेडिट साइड को ऐड करें, टोटल क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे ना, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 2,23,450 रुपीज। तो ये बड़ी साइड है, दोनों तरफ आपने इसकी वैल्यू को लिख देना है। अब इसमें से डेबिट साइड लेस करें, तो हर वैल्यूज को इस वैल्यू में से लेस करते जाएंगे तो आपके पास प्रॉफिट आएगा, यानी कि पॉजिटिव में आपके पास कैलकुलेटर से वैल्यू आएगी कितना, 32,950 रुपीज। तो ये ब्रांच का आ गया प्रॉफिट। तो आपने ये देखा कि ये प्रॉफिट निकल आया। यहां पर आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन सिर्फ जस्ट समझने में टफ है, बाकी इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है आपको डिफिकल्ट लगे। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्यूरी आती है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।